आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। उसी तैयारी को बेहतर से और बेहतर करने के लिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है। इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वो ज़रूर देखेंगे। आपको इजीली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो आपका CDP PYQ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हो या आपका पेडागोजी से रिलेटेड। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्पेशली इसमें फोकस किया गया है आपकी EVS पेडागोजी के क्वेश्चंस को। इससे पहले जो जस्ट पहले वाला जो प्रैक्टिस सेशन आया था, प्रैक्टिस सेट आया था, उसमें भी हमने EVS पेडागोजी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो PYQ के तौर पर आपके एग्जाम्स में आए हैं उनको डिस्कस किया था। आज के प्रैक्टिस सेशन में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बहुत ब्रॉड सेंस लग जाए कि EVS पेडागोजी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पेडागोजी जो है आपका, वो आपका कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपकी कॉमन सेंस और आपकी अप्लाइड, आप किस तरीके की सिचुएशन में अप्लाई होकर उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन आंसर्स को आप रट नहीं सकते। पहली इनमें जो चीज़ खासियत है, इनको आपको खुद को उस जगह रख के देखना पड़ेगा कि आप उस समय एज अ टीचर क्या रोल या क्या रिएक्ट करेंगे। तो इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। और प्रैक्टिस उन्हीं तरह के क्वेश्चन से की जाए जो ऑलरेडी एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो हमें क्या है, एग्जामिनर के मेंटलिटी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू का थोड़ी जानकारी मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हमारी जो तैयारी है उसे एनहांस करने का काम करती है। तो बिना देरी करे आज की प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने आपको बता ही दिया है, इस प्रैक्टिस सेशन की आपकी प्लेलिस्ट इजीली आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से पिछले अगर आपने नहीं देखा है तो उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपका कोई क्वेश्चन है या जो प्रैक्टिस हम कराते हैं उसकी आप क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो इजीली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसकी दोनों की QR कोड आपको यहाँ मेंशन है। बाकी लिंक अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब आपको ये बताना है कि EVS जो पढ़ते हैं उसका आप नेचर को, मतलब पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को आप किस तरीके से वर्णित करेंगे। या मल्टी डिसिप्लिनरी है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है, सॉलिटरी है। तो अगर बात करें EVS की, तो EVS में अगर आपने हमारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा आपको कॉन्सेप्ट A to Z डिस्कस किया गया है। तो उसमें बताया गया था जो नेचर ऑफ EVS है। पहली बात, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ आपकी नॉलेज को, तो EVS जो हमारा सब्जेक्ट है उसे मेनली जो बनाया गया है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि EVS में कितने सब्जेक्ट आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं। तो आपका एक तो हो गया साइंस वाला, एक आपका सोशल साइंस, आप जिसे SST कह सकते हैं, और एक आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं आपको EVS में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो बात करें उसका नेचर क्या होगा, तो जो EVS का नेचर है वो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है, बिल्कुल है, क्योंकि आप उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट के पहलुओं को एक साथ लेके चलते हैं। इंटीग्रेटेड भी है क्योंकि आप बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप इंटीग्रेटेड अप्रोच को भी लेकर चलते हैं। बट देखो, सॉलिटरी नहीं है और यूनिफाइड भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो A एंड C। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अ थीमेटिक अप्रोच हैज़ बीन यूज्ड इन EVS फॉर क्लास 3rd to 5th इंस्टीड ऑफ टॉपिक बेस्ड अप्रोच ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ EVS। मतलब आपने EVS की जब बुक देखी है, पहली बात तो जो बुक चलती है वो 3rd से लेके 5th तक स्टार्ट होती है, मतलब 3rd से स्टार्ट होती है। 1 2 में कोई EVS बुक नहीं है ना। उसे हम मैथ या लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को। और बात करें अगर 3rd से 5th की EVS की बुक आपने देखी है, उसमें आपको टॉपिक की जगह है सीधा थीम बेस्ड जो लर्निंग कराई गई है वो थीमेटिक अप्रोच पे कराई गई है। तो क्यों कराई गई है, उसका रीज़न क्या है, ये आपको बताना है। ये कहीं ना कहीं इंटर डिसिप्लिनरी को दर्शाता है, डिसिप्लिनरी को दर्शाता है, या इंट्रा डिसिप्लिनरी को दर्शाता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी को दर्शाता है। तो यहाँ आपका जो सही होगा, क्यों हम थीमेटिक लेके चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थीमेटिक से क्या होता है, जो हमारे 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पे हम EVS में यूज़ करते हैं, आपका साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो जब हम इंटर डिसिप्लिनरी लेके चलेंगे तो इन तीनों का रिलेशन आपस में लेके चलेंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। या भी यहाँ यह आपका ऑप्शन नंबर 3rd एंड 1 सेम दिया है, बट यहाँ एक करेक्शन आप कर लीजिएगा कि इंटर डिसिप्लिनरी, मैं आपको एडिट करके बाद में PDF जब मिलेगी तो करेक्ट मिलेगा। यहाँ एक की जगह आप इंट्रा डिसिप्लिनरी अगर होता तो वो हमारा आंसर नहीं होता। इंट्रा का मतलब होता है खुद के अंदर ही सारी चीज़ें होना, और इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है दूसरों से कहीं ना कहीं आप एक रिलेट करके बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इन EVS एनवायरनमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इज मीन्ड टू इंक्लूड।
आपको ये बताना है कि ईवीएस में एक अवधारणा के रूप में पर्यावरण को जो शामिल किया गया है, तो किस तरीके के एनवायरनमेंट या पर्यावरण को आप शामिल देखते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल, या बायोलॉजिकल फिजिकल एंड सोशियो कल्चर, या फिजिकल और सोशियो कल्चर, या बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस सिस्टम एंड सोशियो कल्चर। तो अगर बात करें हम ईवीएस में आपको किस तरीके के एनवायरनमेंट, कितने टाइप के एनवायरनमेंट देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला बायोलॉजिकल आता है, ठीक है, उसके बाद फिजिकल आता है, उसके बाद आपका सोशियो कल्चर आता है। तो ये तीनों तरह के एनवायरनमेंट आपको ईवीएस में अवधारणाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल फॉलोज द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मतलब आपको ये बताना है जो ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है उसमें संरचनावादी जो उपागम अप्रोच है और वो इनमें से किसको दर्शाता है। स्टोरीज, पोएम, रियल लाइफ जो नैरेटिव स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं आप इनकॉपरेट करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के थ्रू और डाइवर्स क्लासरूम में, ठीक है, या लेसन आर गिवन इन सिंपल एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या लोकल लैंग्वेज एंड टर्म आर यूज टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेस्ट, या स्टेट लेवल स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आर हेल्ड टू इंश्योर क्वालिटी ईवीएस एजुकेशन टू स्टूडेंट। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हो उसमें कंफर्ट हो तो इजीली आप पढ़ सकते हैं, बट एक समय में हम एक ही लैंग्वेज में आपको दिखा पाएंगे क्वेश्चन। तो बात करते हैं अगर प्राइमरी लेवल पर जो सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करें तो क्या उसमें शामिल होगा। स्टोरी पोएम आप पढ़ाना चाहेंगे बच्चों को, कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से नरेट करेंगे और जो भी कहानी आप बताएंगे बिल्कुल बात सही है, इसमें कहीं ना कहीं संरचनावादी उपागम आपका फॉलो होगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, है ना, उन्हें जो भी टर्म आपको समझानी है वो कहा गया है कि उनकी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ये बात भी सही है, लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे तो ये अपने आप में गलत हो जाता है ना। और अगर बात करें स्टैंडर्ड लेवल स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, सभी के लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आप यूज़ नहीं करेंगे, पर्टिकुलर बच्चे की नीड के अनुसार आप उसका असेसमेंट करेंगे। इसका सही आंसर होगा ए एंड सी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि एन ईवीएस टीचर यूजेज अ comprehensive सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज टू असेस स्टूडेंट ऑन स्पेसिफिक टास्क बाई। मतलब अगर ईवीएस टीचर के तौर पे अगर आप बच्चों का एक कम्प्रीहेंसिव क्राइटेरिया के तौर पे असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे, पोर्टफोलियो का, एनेक्डोटल का, रुब्रिक्स का, या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का। तो अगर बात करें यहाँ अगर क्वेश्चन से हम की फोकस बर्ड उठाएं जो हमें आंसर तक लेके जाएंगे, तो यहाँ पहला है कि कंप्रहेंसिव आपको इवैल्यूएशन करना है बच्चों का, ठीक है, और उसमें क्राइटेरिया होंगे कई सारे जिनके बेस पर हम उनके टास्क का एग्जैक्टली और सही तरीके से असेसमेंट कर पाएंगे। तो क्या होगा वो, तो वो जिसके अंतर्गत आएगा वो है आपका रुब्रिक्स, क्योंकि रुब्रिक्स में आप जो असेसमेंट करते हैं वो डिटेल असेसमेंट होता है, उसमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बारीक बारीक चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। अब बाकी ऑप्शंस जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चे की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका कलेक्शन है। आपने एक डेटा का ऐसा कलेक्शन बना के रखा है जो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो उसमें बच्चे द्वारा की हुई सारी एक्टिविटीज़ शो करेंगी। एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या है, ये ब्रीफ आप कह सकते हैं बच्चे के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, या पर्टिकुलर एक सिचुएशन, एक इवेंट के बारे में ब्रीफ करके आप उसको बताते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको तुरंत नोट डाउन करना पड़ता है एक ब्रीफ तरीके से जब भी वो इंसिडेंट हुआ होता है, ठीक है। वो हो सकता है बच्चे के पॉजिटिव पक्ष को लेके हो सकता है उसके नेगेटिव पक्ष को लेके हो, ये दोनों उसमें शामिल हो जाएंगे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये मतलब क्यों आप सारी एक्टिविटी जो होती है उसको अपने डाटाबेस में इकट्ठा करके रखते हैं बच्चों की, जो आगे कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि क्लास बदलने के साथ वो चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाती हैं, तो ऐसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहेंगे। आई होप ये सारे के बारे में आपको पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेस्ट ऑफ ईवीएस लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ईवीएस लर्निंग के बारे में कौन सा इनमें से सही है। चिल्ड्रन आर एक्टिवली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड अराउंड देम, या चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैज सिमिलर कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस, या डाइवर्सिटी मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चैलेंजिंग, या डाइवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं एक्टिवली कनेक्टेड होते हैं अपने आसपास से, या फिर अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है वो सेम होता है, या उनमें डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। जो डाइवर्सिटी होती है वो कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक चैलेंज होती है, या डाइवर्सिटी होती है वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत अच्छा संसाधन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो अगर बात करें कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्टिवली कनेक्टेड टू वर्ल्ड अराउंड देम, ये बात सही है कि अपने एनवायरनमेंट से वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तभी हम कहते हैं उन्हें जो भी पढ़ाना है आपको रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड पढ़ाइए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर होगा, तो ये कट जाएगा आपका। अब बात करें जो डाइवर्सिटी है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या तो चैलेंज मान सकते हैं या उसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह मान सकते हैं।
तो जो हम लेके चलेंगे उसमें आपका चैलेंज भी आता है और रिसोर्स भी के तौर पे हम उसको यूज़ करेंगे। तो ACD आपका जो सही आंसर होगा। चैलेंज क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी जब बच्चे आएंगे तो ऐसा नहीं है आप बहुत इजीली उसे टैकल कर पाएंगे, नहीं, वो आपके लिए एज अ चैलेंज है। और वही चैलेंज आपको कहीं ना कहीं लर्निंग करने में कई ऐसी चीज़ें देगा जो आप वाकई में मानेंगे कि अगर ये डाइवर्सिटी नहीं होती तो आप इतने बेहतर टीचर है, आपकी टीचिंग मेथड इतनी बेहतर नहीं हो पाती, है ना। तो उस चैलेंज को भी आप एज अ रिसोर्स मानेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अगला क्वेश्चन है वाई डज सब्जेक्ट लाइक एनवायरमेंट स्टडीज EVS इज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्राइमरी स्टेज इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड सोशल साइंस। मतलब आपको ये बताना है कि छोटी कक्षा में हम EVS लेके आए, क्यों लेके आए, बताना है आपको। बजाय कि हम EVS की जगह साइंस और सोशल साइंस भी ला सकते थे, तो EVS लाने का क्या रीज़न है? देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट अमंग चिल्ड्रन। मतलब यहाँ एक कहीं ना कहीं आवश्यकता है बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में परिचित कराने की, इसलिए हम लेके आए। या एनवायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड लर्निंग, कि आपको लगता है कि जो पर्यावरण है वो कच्चे कहीं ना कहीं बच्चे के विकास और वृद्धि में, अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण साबित अपना रोल अदा करता है। या एनवायरमेंट स्टडीज़ इन एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट विच ड्रॉ इनसाइड फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस। आपको ये बताना है कि जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी इनसाइडफुल इंटीग्रेशन के तौर पे लाया गया है। कि आप देखते हैं कि EVS में साइंस और सोशल साइंस के जो कोर टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इंसाइटफुल तरीके से बताए गए हैं, इसलिए हम EVS को लेके आए कि कॉमन मान लीजिए आप, है ना। या एनवायरमेंट स्टडीज डेवलप इन चिल्ड्रन अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट वेयर ही और सी लिव। या आप मानते हैं कि जो EVS है वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है जिस सराउंडिंग में वो रह रहे होते हैं। ये तो अगर हम आंसर तक पहुँचे कि EVS लाने का रीज़न क्या है वो हम अगर समझें, तो देखो हम EVS इसलिए लेके नहीं आए कि वो कहीं ना कहीं साइंस और सोशल साइंस के आपके इंसाइटफुल दिखाता है एज अ कॉमन सब्जेक्ट। मेन रीज़न ये था कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते थे बच्चों को एनवायरनमेंट के तहत, और एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों की लर्निंग में। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बच्चों में एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हमारी मदद करता है। आपका जो सही आंसर होगा A B and D। तो यहाँ सी वाला नहीं होगा, जो सी वाले होंगे वो कट जाएंगे, तो आंसर इस फोर्थ वाला, है ना। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप ये तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी किस तरीके से कुछ हम निकालेंगे, अपने आंसर तक पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन है इन द चैप्टर अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। मतलब EVS में आपने एक सांप के ऊपर एक कहीं ना कहीं चैप्टर है, वो अगर पढ़ा होगा आपने, बुक पढ़ रखी होगी, वो क्लास 5th में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें आफ्टर दिस सेशन आप देख सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया द स्नेक चार्मर्स जो है वो कहीं ना कहीं मेडिसिन बनाते हैं, प्लांट से कलेक्ट करके, फॉरेस्ट से चीज़ों को कलेक्ट करके, बीन बजाते हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटी करते हैं। और जो सांप वो इसलिए पालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चूहे जो हैं, रैट्स, वो कहीं ना कहीं उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उन सांप को पालने से उन्हें ये फ़ायदा होता है, जो सांप हैं वो चूहों को खा जाते हैं, तो उनकी फसल जो है वो बर्बाद होने से बच जाती है। तो इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने का मेनली एज अ टीचर आपका क्या मोटिव, या क्या आप चाहते हैं बच्चों से, या क्या किस तरीके की लर्निंग आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पढ़ाने से बच्चों में इस तरीके की लर्निंग या इस तरीके की थिंकिंग डेवलप होगी। आप क्या चाहते हैं? इंटररिलेशनशिप बताना चाहते हैं प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल की, इंटरडिपेंडेंस बताना चाहते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन की, म्यूचुअल डिपेंडेंस बताना चाहते हैं प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन की, और इंटीग्रेटेड नेचर बताना चाहते हैं EVS का। तो अगर हम बात करें कि हम मेनली इस एग्जाम्पल से या इस स्टोरी से क्या बताना चाहते हैं, हम इंटर रिलेशनशिप बताना चाहते हैं, बिल्कुल सही है कि हम हमारा संबंध सांप से, या सांप का संबंध उसके चूहे से किस तरीके से। इंटरडिपेंडेंस बताना चाहते हैं कि हमने सांप को क्यों पाला, चूहे को मारना था, है ना। और सांप क्यों हमारे पास पल के रहा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही चूहे की प्राप्ति हो रही थी। तो ये इंटरडिपेंडेंस शो कर रहा है। म्यूचुअल डिपेंडेंस भी है कि हम सांप पर निर्भर हैं, सांप चूहे पे निर्भर है, चूहा फसल पे निर्भर है, फसल हम उगाते हैं। इस तरीके से म्यूचुअल इंडिपेंडेंस भी शो कर रहा है। बट यहाँ अगर इंटीग्रेशन नेचर की बात करें तो यहाँ ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि EVS साइंस से कनेक्टेड है। साइंस में हम EVS में आप साइंस के टॉपिक पढ़ाते हैं, सोशल साइंस के टॉपिक पढ़ाते हैं। ये अगर एग्जाम्पल आपको दिया जाता तब आप कह सकते थे कि ये कहीं ना कहीं EVS के इंटीग्रेटेड नेचर को शो करता है। तो यहाँ आपका 4 वाला नहीं बनेगा। वैसे पढ़ने में सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं कि चारों सही हैं, चारों होने चाहिए, बट हम सिलेक्ट उसको करेंगे जो ऑप्शन के अनुसार आपका अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ जो ज़्यादा सूटेबल है वो आपका A B and C है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तानी रीड अ स्टोरी इन विच अ फॉक्स वांट्स टू ईट प्लम बट कुड नॉट रीच अ प्लम ऑन अ टॉल ट्री। तो इसको अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ तो इस स्टोरी का मतलब है कि आपने सभी जानते हैं, आपने एक लोमड़ी की कहानी सुनी है जो कहीं ना कहीं अंगूर खाने के लिए प्रयास कर रही होती है। तो अंगूर की जो बेल होती है वो, अगर मान लो ये अंगूर की बेल है,
तो इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ अगर आपकी लोमड़ी खड़ी है तो वो उछलने का खूब प्रयास करती है बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। एट द एंड वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, तो वो अपना लौट जाती है। क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि देखो मैं कैपेबल नहीं हूँ इसको तोड़ने के लिए, इसलिए मैंने एक बहाना खुद को और दूसरों को भी दे दिया, अंगूर खट्टे हैं मुझे खाने ही नहीं है, मैं तो चली। तो कहीं ना कहीं जो कहानी है वो स्टोरी पढ़ के ये समझ गई है जो अंगूर हैं वो क्या है, फ्रूट हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके की लर्निंग को, इस तरीके की लर्निंग प्रिंसिपल को क्या नाम देंगे? चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम कंटेस्ट, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्रिडिक्शन, या चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग नॉलेज। तो यहाँ नॉलेज का स्ट्रक्चरमेंट नहीं हो रहा है, सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, यहाँ कंटेस्ट से वो सीख रही है, उसने कहानी पढ़ी उससे कुछ सीखा, तो ये आप कंटेक्चुअल लर्निंग कहेंगे, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट कैन एन ईवीएस टीचर डू टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट एंड डेवलप अ पर्सपेक्टिव फॉर एनवायरनमेंट। मतलब आपको ये बताना है एज एन ईवीएस टीचर आप कैसे अपने स्टूडेंट को अवेयर करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में और उनके अंदर एक दृष्टिकोण डेवलप करने का काम करेंगे एनवायरनमेंट के लिए। Teacher will tell about limited availability of biological and physical resources for making objects for daily life, या टीचर विल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब टीचर कहीं ना कहीं उन्हें बताएगा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, या कहीं ना कहीं उन्हें उन इफेक्ट के बारे में बताएगा जो फौना एंड फ्लोरा से हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, या उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएगा जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हो, या उन्हें इंपॉर्टेंस बताएगा डिफॉरेस्टेशन के बारे में जो इंडस्ट्री यूज़ में काम आती हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसमें जो आपका हटके बिल्कुल आंसर नहीं होगा, और अगर इसमें नहीं नॉट लिखा हो तो ऊपर क्वेश्चन में, तो वही हमारा आंसर बनता, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हम उन्हें डिफॉरेस्टेशन की यूज़ कैसे बताते हैं, केवल इंडस्ट्री पर्पस के लिए तो नहीं करेंगे ना। एज अ टीचर आपका जो मोटिव है स्टूडेंट एनवायरनमेंट के लिए बच्चों का एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप करने का, वो है आपका ए बी एंड सी। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर दीजिएगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं अपनी थॉट प्रोसेस के बारे में पता लग जाए कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। फिर उसको अगर मुझसे मैच करने की बात करें, मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच करें, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपकी और मेरी जो थिंकिंग है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को लेके, या एग्जामिनर से और आपकी थिंकिंग कितनी मैच कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि इफ देम ट्रैवल रेलवे डिफिसिट यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्सेज इन ईवीएस। मतलब आप ये बताएं ट्रैवल के लिए हम रेलवे का यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो फूड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एग्रीकल्चर, फार्म, फॉरेस्ट, शॉपकीपर या फार्मर्स। तो देखिए रेलवे के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, बात समझ में आ गई। ये आप रीजनिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो फूड किसके थ्रू होगा, मतलब फूड किसका रिसोर्स क्या होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट से फूड मिलेगा नहीं, शॉपकीपर से नहीं, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट शॉपकीपर नहीं होगा, फार्मर भी नहीं होगा, हमारा एग्रीकल्चर फार्म होगा जिससे हमें मिलेगा फूड। एग्रीकल्चर फार्म हमारा रिसोर्स होगा जिससे हमें फूड मिलेगा। ऐसी सेम आपका रेलवे क्या है, रिसोर्स है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd। मतलब आप कौन सा लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए निर्धारित नहीं करेंगे एज एन ईवीएस टीचर फॉर क्लास 3rd स्टूडेंट, ठीक है। तो वॉइस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच, वॉइस ओपिनियन ऑन इशू ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस एंड रिलेट टू सोशल पार्टीज सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज होते हैं उसके में आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, उनके बेस पर उनकी जो ओपिनियन होगी उसको, या ऑब्जर्व रूल इन फ्यू लोकल एंड इंडोर आउट गेम, या आइडेंटिफिकेशन डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम। तो ईवीएस का क्लास 3rd के बच्चे के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होगा, हमें कोई उन्हें डायरेक्शन नहीं बतानी है कि स्कूल कैसे पहुंचना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बाकी जो ऊपर की 3 आप देख रहे हैं वो हमारे बिल्कुल बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरह हम चुनेंगे एज अ टीचर अपने क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए। अगला है असर्शन और रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन। तो ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं कि दावा कहता है कि लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल रिलेटिंग टू ऑब्जर्विंग आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेशन में और हर बार मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रोसेस स्किल के बारे में नहीं पढ़ के गए तो ये आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता किसी भी एग्जाम में, स्पेशली पेडागोजी में, कि आपका प्रोसेस स्किल से वो क्वेश्चन उठ के ना आए, है ना। तो वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए अगर आप मेरी सलाह मानना चाहते हैं। बाकी आपका खुद डिसीजन अपने ऊपर काम करेगा। और रीजनिंग कहता है थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल द लर्निंग आउटकम ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। मतलब आपको ये बताना है कि जो ईवीएस में जो
प्रोसेस स्किल होती हैं वो क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन होती हैं, बिल्कुल सही है। और जो कहीं ना कहीं हम प्रोसेस स्किल अचीव करते हैं वो हमें मदद करती हैं प्रोसेस स्किल लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में। तो ये दोनों बातें अपने आप में सही हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था क्योंकि ये PYQ क्वेश्चंस हैं, कोई मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है इनमें। आपको लेवल ऐसा ही, आपको बस संतुष्ट करने के लेवल ऐसा रखा जाए कि आप इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इस बात से आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये PYQ हैं और एग्जामिनर द्वारा सेटेड क्वेश्चन है, तो इनका लेवल अपने आप में आप होगा। इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में कितना लेवल अपना रखना है और क्या मेंटलिटी, क्या थिंकिंग रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बाकी और भी प्रैक्टिस है आपके लिए लाए जाएंगे और बहुत सारे लाए भी गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए उन्हें प्ले लिस्ट में जाके, और आप देख चुके हैं तो आप दोबारा रिवीजन से कर सकते हैं 2x पर लगा के। वो आपकी ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी लर्निंग को सेटअप करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।